अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 है। हम इसको स्टार्ट करते हैं आज। उससे पहले हम लेक्चर नंबर अगर 3 का जिक्र कर लें तो लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ एक सेकंड लेक्चर नंबर 3 में जो है ना हमने बेसिक कुछ पढ़ी थी टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो हमने टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी लेक्चर नंबर 4 उसी की एक्सटेंशन है। बेसिकली आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फर्दर जो है हम कॉन्टिनेंट्स वगैरह पर मूव कर सकेंगे। ताकि हम इसको वन बाय वन कवर करते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मैंने यहाँ पहले से लिख कर रखी हुई हैं, इन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे और इससे पिछली जो टर्मिनोलॉजीज़ थी इन दोनों को आप मिला के कर लें तो आपकी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं ज्योग्राफी की वो कवर हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ को समझने से पहले एक चीज़ समझें। देखिए, अगर आप कभी स्विमिंग पूल में नहाने गए हो तो आपने देखा होगा कि जो इसका स्टार्टिंग का एरिया होता है ना स्विमिंग पूल का, उसकी गहराई थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और वो गहराई इस तरीके से मूव होते होते कम मतलब मज़ीद गहरा होता चला जाता है और अंत में आकर वो डेप्थ तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो सिमिलर जो होता है वो जो हमारे सी ओशंस होते हैं उनका भी सेम जो है ना यही प्रोसीजर होता है। सेम वो उसको फॉलो करते हैं शेप को। कैसे कि समंदर की जो डेप्थ है उस तक पहुंचने से पहले ना आप देखें कि जो साहिल के साथ होती है ज़मीन वो थोड़ी कम गहरी होती है और थोड़ी सी आगे जाकर गहरी हो जाती है और फिर अंत में जाकर जो है वो डेप्थ तक पहुंचती है। ठीक है, तो देखें कि ये जो एरिया है समुंदर की डेप्थ तक जाने से पहले पहले इस एरिया को हम नाम देते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है ये बेसिकली वो एरिया होता है जो कि किसी भी कंट्री की समंदर पे मलकियत होती है। ठीक है, और इससे आगे जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स। आपने अक्सर टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, ये बार बार आपने लफ्ज़ सुना होगा इंटरनेशनल वाटर्स में जो है सर्फिंग करते हुए कुछ जो है माहीगिरों को पकड़ लिया है। ठीक है, पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, इंडिया पाकिस्तान के लोगों को इंडिया ने पकड़ लिया है। ठीक है, या इंडियन वाटर्स में चले गए हैं। तो ये तय कैसे होता है? वहाँ पर तो कोई सॉलिड बाउंड्री नहीं है। तो यही कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये तय करती है कि किसी भी कंट्री के जो वाटर रेंज है वो कितनी है। ठीक हो गया जी। इसको मेजर किया जाता है इन न्यूटिकल माइल्स। एक न्यूटिकल माइल जो है वो अबाउट 1.9 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका MCQs रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और अगर पाकिस्तान की कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात की जाए वो कितनी है तो दैट इज़ 350 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, नॉटिकल माइल्स। तो ये आपके हो गए MCQ रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ समुंदर की डेप्थ से पहले पहले का जो एरिया होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। एक कॉन्टिनेंटल माइल इसको मेजर किया जाता है नॉटिकल माइल्स में। एक नॉटिकल माइल जो है वो 1.9 किलोमीटर के बराबर होता है और पाकिस्तान की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है दैट इज इक्वल टू 350 नॉटिकल माइल्स। इरोजन क्या होता है? जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो अक्सर देखते होंगे कि चल मैं इस तरफ कर लेता हूँ। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया, अब हम सेकंड की तरफ मूव कर रहे हैं, इरोजन की तरफ। कि जब दरिया के साथ वाली जो ज़मीन होती है ना, अक्सर बात ऐसा होता है कि दरिया उसको जो अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो बेसिकली इरोजन का प्रोसेस क्या है कि कहीं से भी दरिया या कोई भी वाटर बॉडी गुजर रही है। ठीक है, और उस वाटर बॉडी की वजह से जो लैंड की शेप है वो चेंज हो रही है। ठीक है, लैंड की शेप चेंज हो रही है और उस चेंज इन शेप को हम क्या बोलते हैं? ड्यू टू अ फ्रेश वाटर बॉडी और वाटर बॉडी, द चेंज इन द शेप ऑफ लैंड ड्यू टू अ वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज इरोजन। ठीक है, उसके बाद हम डेल्टा की बात कर लेते हैं। डेल्टा क्या होता है? अब देखिए, हमने ये बच्चे ये चीज़ पढ़ी हुई है कि दरिया ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं?
ग्लेशियर्स से। ग्लेशियर्स क्या होते हैं यहीं पर मैं बता देता हूँ। बड़े बड़े आइस कैप्स होते हैं, ठीक है, पहाड़ों पर मौजूद बर्फ, ठीक है। तो उनकी गर्मियों में क्या होता है कि सूरज की रोशनी की वजह से जो उसका बर्फ है वो पिघलती है, और वो पानी जो है वो दरियाओं की शक्ल में मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से होता हुआ, ये ज़मीनी रास्तों से होता हुआ आखिर में कहाँ पर पहुँचता है? आखिर में वो ड्रेन होता है जाकर समुंदर में, ठीक है। तो ये है पूरा रास्ता पानी का, ठीक है, कि वो बर्फ से पानी बना, दरियाओं की शक्ल में बहता, नालों की शक्ल में बहता हुआ, आखिर में वो जाकर समुंदर में मिल गया। तो समुंदर में मिलने से पहले ना बच्चे दरिया अपना मुंह खोलता है, मतलब अगर पहले उसकी इतनी सी वो थी ना बाउंड्री, तो अचानक आप देखेंगे कि दरिया ने अपना मुंह खोला है बिफोर एंटरिंग इनटू सी और ओशन, ठीक है, ओशन। तो ये जो माउथ ओपनिंग है किसी भी रिवर की, इसको नाम दिया जाता है डेल्टा का, ठीक है। द माउथलेस ओपनिंग ऑफ अ रिवर बिफोर एंटरिंग इनटू एन ओशन, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं डेल्टा का। अब इसी से रिलेटेड एस्चुरी है। एस्चुरी क्या होता है? देखें, वो एरिया, अब देखें कि आपको पता है कि जो वाटर बॉडीज होती हैं ना, रिवर्स वगैरह, ये फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। जबकि जो समुंदर का पानी होता है, यहाँ पर हम देखते हैं जो समुंदर का पानी होता है वो सेलाइन होता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है एक सर्टन एरिया होगा जिसके अंदर समुंदर का पानी और ये फ्रेश वाटर जो है ये मिल रहे होंगे आपस में। तो वो एरिया जहाँ पर फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर जो आपस में मिक्स होते हैं, उसको हम नाम देते हैं एस्चुरी का, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट की। इनको एक्सप्लेन आगे हम करते जाएंगे, मतलब कहीं पर कोई मशहूर स्ट्रेट आ गई, कोई मशहूर डेल्टा आ गया, वो एक अलग चीज़ है। अभी टर्मिनोलॉजीज में सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपने उसी के लिहाज से पढ़ना है। अब हम बात करें स्ट्रेट की। देखें, दो लैंड बॉडीज़ हैं, ठीक है, दो लैंड बॉडीज़ हैं, उनके दरमियान समुद्री यानी कि वाटर बॉडी प्रेजेंट है, या वाटर का एक छोटा सा रास्ता मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेट का, ठीक है। जैसे रशिया और यूएस की स्टेट अलास्का के दरमियान से एक छोटा सा पानी का रास्ता गुजर रहा है, समंदर है हर तरफ, ये दो लैंड है और इनके दरमियान पानी मौजूद है, ठीक है, जो इनको सेपरेट आउट कर रहा है, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेट का। तो रशिया और यूएसए के अलास्का के दरमियान जो प्रेजेंट है उसको हम नाम देते हैं बेरिंग स्ट्रेट का। इसी तरीके से और बहुत सारी मशहूर स्ट्रेट्स हैं। आप कह लें पालक स्ट्रेट हो गई आपकी, बास्फोरस स्ट्रेट हो गई, इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रेट्स मौजूद हैं। स्ट्रेट क्या होती है? दो लैंड बॉडीज़ के दरमियान जो वाटर बॉडी के ज़रिए रास्ता गुजर रहा होता है, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेट का। मेंडेयर्स के नाम। बच्चे आपने देखा होगा कि जो दरिया है ना, वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं कि वो ग्लेशियर से निकला और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ जाकर समुंदर में मिल गया, ऐसा नहीं होता। इसका जो रास्ता होता है ना, वो कर्ल्स वाला रास्ता होता है। हाँ, अलबत्ता ये कर्ल्स इतने बड़े होते हैं कि आप एक सर्टन पॉइंट पे अगर खड़े हो तो आपको लगेगा नहीं कि ये कर्ल में मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखें तो जो भी दरिया होता है वो कर्ल की फॉर्म में मूव करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये कर्ल्स बिल्कुल जो है वो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्लियर कर्ल्स होंगे। हो सकता है कोई कर्ल जो है वो 1 किलोमीटर बाद आता है तो अगला 10 किलोमीटर बाद टर्न आए उसका, ठीक है। तो दरिया जो है वो हमेशा कर्ल्स की फॉर्म में मूव करता है। तो ये जो कर्लिंग है दरिया की, ठीक है, ये जो टर्निंग है, इनको हम नाम देते हैं मेंटियर्स का। और इसी से रिलेटेड एक डॉक्ट्राइन है, दैट इज थलवेज डॉक्ट्राइन। वो बेसिकली क्या कहती है? थलवेज डॉक्ट्राइन कहती है बेसिकली कि जब भी दो कंट्रीज़ के दरमियान, फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि एक कंट्री यहाँ पर है और दूसरा कंट्री यहाँ पर है, ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान से एक दरिया गुजर रहा है, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर एक डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। एक मुल्क कहेगा कि ये दरिया मेरी जो है वो मलकियत है, दूसरा कहेगा मेरी मलकियत है, यानी कि उनकी बाउंड्रीज पे आ गया ना, ठीक है। तो इस सूरत में थलवेज डॉक्ट्राइन क्या कहती है? वो कहती है इसको डिवाइड करो ईस्ट एंड वेस्ट के बैंक्स में, यानी कि बैंक कहते हैं बेसिकली किनारे को, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसको ईस्ट एंड वेस्ट बैंक्स में डिवाइड कर दो दरिया को, ठीक है, और फिर जो ईस्ट पे कंट्री है उसका ईस्ट बैंक और जो वेस्ट पे कंट्री है उसका वेस्ट बैंक, इस तरीके से डिस्प्यूट राइज नहीं होगा। तो थलबेज डॉक्ट्राइन क्या कहती है? इट बेसिकली डिपिक्ट्स द डिवीजन और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं, डिवीजन ऑफ अ रिवर
इंटू टू बैंक्स, ठीक है, ईस्ट बैंक एंड वेस्ट बैंक। उसके बाद ये स्टीप और ग्लेड, इसको हम इकट्ठे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पेनिनसुला और आइलैंड को पढ़ लें हम जरा। आइलैंड क्या होता है बच्चे? एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों अतराफ से पानी में घिरा हो, चारों अतराफ से पानी में घिरा हो, जैसे एस्टोला आइलैंड पाकिस्तान का, मनोड़ा हो गया, ठीक है। तो ये सारे, ये मैं एक्सप्लेन जो है ना पाक ज्योग्राफी में जो है ना इसको एक्सप्लेन करूँगा पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ रहे हैं तो हम वहीं तक रहेंगे, समझ रहे हैं सिर्फ। एक ऐसी लैंड बॉडी जो चारों तरफ से पानी में घिरी हो उसको हम नाम देते हैं डेल्टा का। और पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसी लैंड बॉडी जो तीन अतराफ से पानी में घिरी हो, जैसे सिनाई पेनिनसुला बड़ा मशहूर है, जिसके ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया था 1967 की जो वॉर हुई थी, 7 डेज वॉर, 6 डेज वॉर सॉरी, ठीक है। तो पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन अतराफ से पानी में घिरा हो, और आइलैंड जो चारों तरफ से पानी में घिरा हो। उसके बाद हम स्टीप और ग्लेड की बात कर लेते हैं। तो ग्लेड बेसिकली आप कह ऐसे ग्रासी लैंड या ऐसी ग्रासी लैंड जहाँ पर कोई भी ट्री या बुशेस वगैरह मौजूद ना हो, सिर्फ घास के मैदान ही मैदान हो, उसको हम नाम देते हैं ग्लेड का, ठीक है। और स्टीप भी यही है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इनमें एक ये है कि जो ग्लेड होता है बेसिकली बच्चों, वो विद इन द फॉरेस्ट होता है, ठीक है। यानी कि जो फॉरेस्ट है उसके दरमियान कोई ऐसा घास का टुकड़ा बड़ा सा आ गया जिसके अंदर कोई भी दरख्त मौजूद नहीं था, या कोई भी और बुशेस वगैरह मौजूद नहीं थी, तो उसको हम नाम दे देंगे ग्लेड का। लेकिन घास के बड़े बड़े मैदान, उनको हम नाम देंगे स्टीप का। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आप इसको रिपीट पे सुन लीजिएगा अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए, और जो चीज़ समझ ना आए आस्क दैट इन कमेंट्स, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।